क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली के तिलक नगर इलाके से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 15 दिन पहले जेल से छूटे बदमाश सागर ने चेकिंग के दौरान रोके जाने पर दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कांस्टेबल मुकेश पेट और हाथ पर चाकू लगने से घायल हो गया। हमले में मुकेश की हाथ की नस भी कट गई, जबकि कांस्टेबल दीपक से उसकी पिस्टल छीनने की कोशिश की गई। आत्मरक्षा में गोली चली, जिसमें आरोपी घायल हो गया। मुकेश है हमारे साथ। मुकेश, सरेराह अगर पुलिस वालों के साथ ये हो सकता है तो आम शहरी के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल ये जो बदमाश है सागर नाम का, काफी बेखौफ बदमाश है। अभी 15 दिन पहले ही ये जेल से छूटा है और सागरपुर इलाके में माफ करिए सागरपुर का रहने वाला है, तिलक नगर इलाके में ये जो है निकला था। उसी वक्त कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल दीपक जो ड्यूटी पर थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, इन लोगों ने जब इसको रोका चेकिंग के लिए तो इसने अपने पास से चाकू निकालकर सबसे पहले मुकेश पर हमला किया, जिसके मुकेश के पेट में और हाथ में काफी चोट आई और उनके हाथ की नस कट गई। उसके बाद कांस्टेबल दीपक ने जब बचाव किया तो बचाव करते वक्त सागर ने कांस्टेबल दीपक की जो पिस्टल थी सरकारी, उसको छीनने की कोशिश की, जिसके बाद हाथापाई के बाद कांस्टेबल दीपक ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और फायरिंग में बाद में फिर सागर जो बदमाश था वो घायल हो गया। तो जो बदमाश सागर है उसकी हालत जो है आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन जो कांस्टेबल मुकेश जो इंजर्ड हुए हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। जो आरोपी सागर है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अपने आप में हैरान करने वाला मामला कि किस तरह से बदमाश बेखौफ होकर पुलिस वालों पर हमला कर रही है। जी शुक्रिया मुकेश। इस पूरी जानकारी के लिए उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो कांस्टेबल हैं उनकी हालत में सुधार हो। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में सबसे पॉश इलाके विभूति खंड में माफिया अजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 हमलावरों ने करीब 30 राउंड फायर किया, जिसमें पास से गुजर रहे स्विगी के एक डिलीवरी बॉय को भी गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। मऊ का रहने वाला अजीत सिंह माफिया मुख्तार अंसारी का करीबी था। पुलिस के मुताबिक अजीत पर हत्या के 5 मुकदमे सहित 18 आपराधिक मामले चल रहे थे। ये गोलीकांड गैंगवार का भी नतीजा हो सकता है, ऐसा पुलिस को अंदेशा है। कमाल खान है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, अजीत का ये इतिहास पर अगर नजर डालें तो काफी गंभीर अपराधों से भरा पड़ा रहा है। जरा इस पूरी खबर पर रोशनी डालिए। नहीं, देखिए, ये जो मामला है ये आजमगढ़ से जुड़ा हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने बताया है कि आजमगढ़ में एक बीएसपी के एमएलए सर्वेश सिंह उर्फ सीपू सिंह, उनकी हत्या हुई थी 2013 में। उनकी हत्या में एमएलए के बड़े भाई, एमएलए को उनके घर के बाहर मार दिया गया था। उनके बड़े भाई एक गवाह थे और एक ये अजीत सिंह गवाह थे, क्योंकि ये एमएलए के करीबी थे और शायद हत्या के वक्त वहां पे मौजूद थे ये लोग। तो एमएलए के बड़े भाई की गवाही कल ही खत्म हो गई है और अब जो है वो सीपू सिंह की माफ कीजिएगा, अजीत सिंह की गवाही होनी थी। तो पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एमएलए की हत्या में जो आरोपी हैं जेल में बंद हैं, उन्होंने जेल से यूपी की जेल से साजिश करके अपने शार्प शूटर्स को भेज करके अजीत सिंह को मरवा दिया है ताकि वो उनके खिलाफ गवाही ना देने पाए, क्योंकि एमएलए के बड़े भाई की गवाही हो चुकी थी और शायद वो मारना चाहते होंगे तो उनको नहीं मार पाए थे। पुलिस का कहना है कि 30 राउंड गोली जो चली है सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। इसका आप समझ सकते हैं कि हर 2 सेकंड में एक गोली चलाई गई होगी। वहां पे 3 शार्प शूटर्स थे जो किसी एसयूवी से आए थे और उनको मारने के बाद सबसे पॉश इलाका है लखनऊ का, हमारे दाहिनी तरफ बहुत करीब में ये इलाका है जहाँ पे तमाम मंत्रियों के भी आवास हैं, तमाम बड़े अधिकारियों के आवास हैं। बहुत पॉश लोकेलिटी है जहाँ पे उसको मारा गया है। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो जो तस्वीर है अब थोड़ी बदलती नजर आ रही है। जैसा कमाल आप बता रहे हैं कि विधायक की हत्या का चश्मदीद था अजीत, और उसकी हत्या के आरोप में जेल में बंद जो आरोपी हैं उनके ऊपर इनकी हत्या करवाने का आरोप लग रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने झारखंड के पूर्व डिप्टी सीएम और विधायक सुदेश कुमार महतो को जान से मारने की धमकी देकर 15 लाख मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 25 साल का आरोपी नीलेश पांडे मुंबई के शिवाजी नगर में छुपा हुआ था।
मुंबई क्राइम ब्रांच को उसके मुंबई में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उसका लोकेशन ट्रेस किया और उसके बाद गिरफ्तारी संभव हो पाई। बदायूं में अपने बीमार पति के लिए दुआएं मांगने मंदिर गई एक महिला गैंगरेप की शिकार हो गई। गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में मंदिर के पुजारी समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी महंत अभी भी फरार है। वो अपने बीमार पति की सेहत और जिंदगी के लिए दुआ मांगने मंदिर गई थी। गैंगरेप के बाद मार डाली गई। शाम 5 बजे निकली, 7 बजे तक नहीं आई तो बेटे ने फोन किया, फोन बंद मिला। रात 11 बजे मंदिर के पुजारी 2 साथियों के साथ उसकी लाश उसके घर छोड़ के चले गए। तुम्हारी माँ किसने मारी? उन्होंने मारी है, डाल के गए, उन्होंने मारी है। मतलब बाबा ने? तुझे पहले जाती थी बाबा के पास? पूजा करने जाती थी, पहले जाती थी। तो जैसे रात के 11 बजे, तो किस टाइम से पूजा करने वहाँ शाम को गई थी। क्या बजे लगभग? 5 बजे। अगली सुबह घर वालों ने इलाके के थाने में एफआईआर लिखवानी चाहिए, लेकिन थाना इंचार्ज ने नहीं लिखी। उनका कहना था कि महिला कुएं में गिर के मर गई है। एसएसपी के दखल से एफआईआर लिखी गई। इस प्रकरण में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी तक हो गई है और इसी प्रकरण में एक प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया लापरवाही बरते जाने के दोषी पाए जाने के फलस्वरूप जो तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की तस्दीक के बाद एफआईआर में हत्या के साथ गैंगरेप की दफा बढ़ाई गई। पुलिस ने जल्द ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सब पे एनएसए लगेगा। ये फिट केस बनता है एनएसए का, हम इसमें एनएसए की भी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो परिवारजन हैं उनको जो प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से जो सहायता धनराशि और अन्य अनुदान जो है वो करीब 20 लाख रुपए तक के हैं, जो कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से ये सब उनको दिलवाए जाएंगे। कहाँ थे आप? लेकिन आरोपी पुजारी का कहना है कि वो उसे कुएं में गिरी मिली थी। तुझे कब आई थी यहाँ? शाम आई है। कल शाम या आज शाम? आज शाम जा खत्म नहीं था। कल शाम। तो फिर इसके बाद में घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात बस होता ना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ मुझे आई है तब मैं लेकर ही तो गिरी। अपना भी गिर गई और हमारे माल बना पड़ी। तुम्हें जानकारी ना? हाँ, जब क्या नहीं तो बच के गए अंदर के क्या नहीं? हाँ। तो पता चल गई तुम्हें? हाँ। 17 घंटे बाद इस घटना की एफआईआर होना ये बताता है कि महिला सुरक्षा के इतने संवेदनशील मामलों में पुलिस के तमाम लोगों का रवैया अभी भी कैसा है। मुख्यमंत्री इससे नाराज हैं। उन्होंने बरेली जोन के एडीजी को इसकी जांच सौंपी है और एसटीएफ को इसमें सहयोग करने कहा है। बदायूं में रणदीप और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। यूपी की तरह अगर बात करें तो अब बिहार में भी अपराधी बेखौफ हैं और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरनगर से ताजा मामला है, जहां अपराधियों ने एक शिक्षक के जवान बेटे को मारकर उसके ही घर में उसे टांग दिया। बिहार में अपराधियों के बढ़े हौसले का एक और उदाहरण मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के सहवाजपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक के बेटे की हत्या की और सबको उसी के घर रस्सी से टांग दिया। आशुतोष आनंद इंजीनियर था। राघोपुर में मध्य विद्यालय के शिक्षक दयानंद शाही का बेटा था। जब उसकी हत्या हुई तो घर में कोई और नहीं था। गेट सब बंद था, बाहर से गेट बजा रहे थे, बहुत देर तक नहीं खोला। तो फिर बगल वाले छत से हम गए, उधर से क्रॉस करके, उसके बाद गेट से हटाया हुआ था, हम खोले तो वही सामने में वैसे ही था। बताया जा रहा है कि सोमवार को पड़ोस के एक परिवार से बहस के बाद यह हत्या हुई। संदेह पड़ोस की एक महिला और उसके बेटे पर है, जिसे अपराधी प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। घटना के बाद पहुंची स्थानीय पुलिस का जवाब रटा रटाया मिला। अभी हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया है। पूरे घटनास्थल का बारीकी से हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। एफएसएल भी करेगी और इसको वैज्ञानिक तरीके से हम लोग अनुसंधान करके इस घटना का उद्भेदन करने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक बार फिर आला अधिकारियों के साथ राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा की। उनसे जब पूछा गया क्या उनसे अपराध अब नहीं रुक रहे, तो उनका जवाब कुछ यूँ रहा। ऐसा नहीं है, कहना उचित नहीं है। पूरे तौर पर सब लोग लगे हुए हैं कोशिश, पूरे तौर पर सब लोग कोशिश में लगे हुए। और हमने तो एक एक बात बता दिया है कि भाई जो कुछ भी आप करते हैं, आप कोई खबर आती हो
तो आप एक एक खबर पर ध्यान दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार के तमाम समीक्षा बैठकों के बावजूद अगर राज्य में बेतहाशा अपराध की घटनाएं हो रही हैं तो उसका एकमात्र कारण राज्य में शराबबंदी है, क्योंकि इसके बाद राज्य में अपराध करने वाले और अपराध की रोकथाम में लगे पुलिस वालों के बीच एक ऐसा गठजोड़ कायम हुआ है कि अब राज्य के अपराधियों के मन में पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं रहा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे गैंगस्टर अबू सलेम को नहीं मिली कोर्ट से राहत। उन्नीस सौ मुंबई धमाके मामले में सजा काट रहे गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सीजीआई एस ए बोबडे ने कहा कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए आजाद है, लेकिन जनहित याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज किया जाता है। सलेम ने याचिका में कहा था कि उसे मुंबई की तलोजा जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाए, जिससे वो एमिकस से बात कर पाए और दस्तावेज ले सके। साथ ही ये दलील भी दी थी कि प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक उसकी हिरासत गैर कानूनी। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका मंगलवार को इंदौर की सेशंस कोर्ट ने खारिज कर दी। 4 अन्य लोगों के साथ मुनव्वर फारूकी को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इन पर इंदौर में एक शो के दौरान हिंदू देवी देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इंदौर में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यतेंद्र कुमार गुरु की इस अदालत ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनके दोस्तों को जमानत नहीं दी। पुलिस की दलील को माना कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। मुनरो कैफे में इन दोनों आरोपीगण द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया था तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था। जो कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं किया गया था और नाबालिग बच्चों और माताओं के सामने भी अश्लीलता प्रदर्शित की थी और इनकी प्रथम जमानत आवेदन श्रीमान सीजेएम साहब द्वारा खारिज किया गया था और उससे व्यतीत होकर आज इन्होंने ये आवेदन पत्र माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष विचाराधीन था, जिसे आज माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए इस कारण से इस आवेदन को आज माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। शासन की तरफ से इस बात पर पैरवी की गई कि यदि आरोपियों को जमानत दी जाती है तो उससे जो जनमानस है उनमें गलत मैसेज जाएगा और किसी तरह के इन लोगों को अगर जमानत दी जाएगी तो उससे कुछ परिस्थिति खराब होने की संभावना है। माननीय न्यायालय अनुसार जो प्रकरण की परिस्थिति है उसको देखते हुए माननीय न्यायालय ने जमानत निरस्त की है। हमारे पक्षकार जो हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी नहीं की गई और यदि उन्होंने कोई किसी तरह का ह्यूमर या कॉमेडी करी भी है तो उसका इंटेंशन किसी भी व्यक्ति के धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इन सब आधारों पर हम अब आगे ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत करेंगे। पुलिस ने मुनव्वर फारूकी, नलिन यादव, एडविन एंथनी, प्रखर व्यास और प्रियम व्यास को बीजेपी विधायक के बेटे एकलव्य गौड़ की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। गौड़ की शिकायत थी कि आरोपियों ने हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ धारा 299A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के तहत किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने, धारा 269 गैर कानूनी या लापरवाही से किसी भी बीमारी के संक्रमण को फैलाने की संभावना और आईपीसी के अन्य प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया था। घटना के बाद कुछ वीडियो सामने आए जहां फारूकी को मंच पर गौर के साथ बहस करते और बाद में माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। पहले तो आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं हिंदू देवता नहीं, मेरा सबसे पहले वीडियो में सबसे पहला जो टेररिज्म और इस्लाम पे आपने अल्लाह के ऊपर या पैगंबर साहब के ऊपर बनाया। सर मेरी पूरी बात है, अगर मेरे जोक से किसी के धर्म को या किसी के आस्था को ठेस पहुंचती है तो मैं वो कभी नहीं चाहूंगा, मेरा काम है। और वो वीडियो 15 दिन बाद अपलोड मैंने किया है और आपने उसका एंड नहीं देखा होगा। तो मैंने फर्स्ट
इन्होंने जो कहा कि इसके लिए इन्होंने कभी माफी नहीं मांगी, तो उसके लिए आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप जाके वो वीडियो चेक कीजिए, उसके एंड में मैंने क्लियरिफिकेशन डाला है। इसके बाद मुनव्वर के दोस्त सदाकत की भी कोर्ट परिसर के पास पिटाई की तस्वीरें वायरल हुई। तुकोगंज पुलिस ने अपने आवेदन में ये भी संदेह व्यक्त किया है कि ये कार्यक्रम मालवा निमाड़ क्षेत्र में हाल में ही जो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा हुई है, इसकी पृष्ठभूमि में एक सुनियोजित प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। इंदौर से समीर, हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। नोएडा थाना 49 पुलिस ने अंतर्राज्यीय कारगिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े बदमाशों की निशानदेही से पुलिस ने 3 कार के लॉक तोड़ने के औजार और 2 चाकू बरामद किए। जांच में पता चला कि दिल्ली NCR से गाड़ियां चुरा कर ये बदमाश उसे मेरठ, संभल, नूह और कश्मीर में बेच देते थे। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर 23 साल के रामचंद्र जीना को गिरफ्तार किया गया। रामचंद्र जीना भुवनेश्वर से बेंगलुरु होते हुए एयर एशिया के फ्लाइट से चेन्नई जाने वाला था। जब उसके लगेज की जांच की गई तो उसमें एक देसी हथियार मिला, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया। आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। पुणे के आबकारी विभाग ने एक शख्स के पास से 36 लाख की कीमत के स्प्रिट बरामद किया, जिसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए किया जाता है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज के शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।